हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग सीसैट पेपर के पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2022 के पेपर को कंप्लीट करेंगे, जो आपका 12 जून 2022 को पेपर हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने 2024 के सीरीज को किया है, 2023 की सीरीज को किया है। कहां पर मिलेगा ये आपको दोनों सीरीज मेरे भाई? तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप यहां पर आएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप विजिट करेंगे। यहाँ वीडियो सेक्शन में आओगे तो वीडियो सेक्शन में आप आओगे तो इस तरीके के करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस मैं लेकर चल रहा हूँ। फिर इस तरीके से 800 एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स की उसकी सीरीज करा रहा हूँ। पीवाईक्यू 2023 और 2024 भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। यहीं पर स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने बताई है कि किस तरीके से आप 40 दिन में सीसैट की स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने सीसैट को सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि जीएस पर तो बहुत ज्यादा फोकस रहता है सभी का, लेकिन सीसैट पे फोकस नहीं रहता, और जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन गलती क्या करते हैं वो लोग? बस इसी गलती की वजह से कि सीसेट पे वर्क नहीं करते हैं और यहां पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको पीवाईक्यूज की सीरीज करा रहा हूं, जिसमें स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा मेरे भाई, वो हिंदी पर, इंग्लिश पर और कम्युनिकेशन पर रहेगा। मैथ और रीजनिंग में यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज्यादा जाएगा और आपका भी जाएगा। और दूसरी बात, मैं मैथ और रीजनिंग का कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास कि मैं आपको पढ़ा सकूं। जिस चीज की नॉलेज नहीं है, केवल काम चलाऊ नॉलेज है कि अपना पेपर में कैसे भी सॉल्व कर लेता हूं मैथ और रीजनिंग का, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला ही क्वेश्चन जो मेरे भाई कह रहा है वो वर्तनी पे शुद्धि है। अब देखो, वर्तनी की क्या होती है, शुद्ध वाक्य की बात करें तो कई प्रकार की गलतियां देखी जा सकती है। कितने प्रकार की? कई प्रकार की ऐसी होती है जो गलतियां हम देख सकते हैं। जैसे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह की गलती हो सकती है, पूर्ण विराम की गलती हो सकती है, लिंग की गलती हो सकती है, वर्तनी की गलती हो सकती है। हजारों गलतियां ऐसी हो सकती हैं। जैसे पहले में पूछ रहा है आपसे कि एक शुद्ध वाक्य बता दीजिए साहब। बिल्कुल, देखो शुद्ध वाक्य बता देते हैं हम। हाँ, शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अब मेरे को पहले ये बताओ कि जो गलत शब्द हैं पहले हम उन पे काम कर लेते हैं। जैसे जो लोग, लोग का मतलब क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए कभी सिंगल शब्द नहीं लगता है, वह नहीं आ सकता। यहां पे आना चाहिए था वे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो इसलिए पहला गलत हो गया। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, नहीं, वे 7वें कक्षा में नहीं बल्कि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। किसमें? हम अक्सर क्या वर्ड यूज करते हैं? यही तो कहते हैं कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी हटा दो। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो मेरे भाई जो नदी पहले से ही है, जो हमें पता है कि सरयू के बारे में ही कह रहा है पार्ट बहुत लंबा है, तो नदी जैसा शब्द और लगा के उस सेंटेंस को बड़ा नहीं करना है, क्योंकि अतिरिक्त शब्दों को भी लगाने से आपकी त्रुटि मानी जाती है, वर्तनी अशुद्धि मानी जाती है। तो यहाँ पे नदी नहीं लगाना था, सिंपल जो है कि बस सरयू का पार्ट बहुत लंबा है। क्लियर? अब यहाँ पे जो सही शब्द बचे वो कौन से बचे? वो यही तो बचा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। राइट? दूसरा देखते कौन सा शुद्ध शब्द है। अब देखो, आपने प्रतिष्ठित शब्द सुना होगा, या प्रतिष्ठा जिसे हम कह सकते हैं, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठ मैंने कह दिया। तो यहां पे इस तरीके का प्री या इस तरीके का प्री नहीं होता है, और लब्ध प्रतिष्ठित भी कोई शब्द नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, तीसरा वाला क्या कह रहा है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। क्या कह रहा है मेरे भाई? कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया? प्रत्युत्तर लगा दिया था। प्रत्युत्तर नहीं होना चाहिए था। जिस उत्तर का उत्तर देकर खंडन कर रहे हो तब तो आप प्रत्युत्तर कर दो, यानी उत्तर के प्रति उत्तर दे रहे हो तब प्रत्युत्तर होगा। यहां पे तो कह रहा है भाई जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। अब ये जरूरी थोड़े है कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया या उत्तर का उत्तर दिया, इसमें तो ये चीज क्लियर नहीं है। तो सिंपल सी बात हम मान लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युक्त। अर्थात जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसे हम प्रत्युक्त कहते हैं, और जिसका उत्तर का उत्तर दिया गया तब वो प्रत्युत्तर होता। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहां पर इसमें
अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब देखो एक गलती होती है आप लोगों से, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। और अरण्य में अगर हम अभय शब्द जोड़ देते हैं, अभय का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई भय नहीं है, जहां पे कोई डर नहीं है। ऐसे ही जंगल में रहने वाले जानवर जीव जंतु क्या कहलाते हैं? अभयारण्य में रहने वाले कहलाते हैं। क्योंकि अभय का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सही रूप होना चाहिए था इसका अभयारण्य, अभयारण्य यानी जंगल कैसा? जो भय से मुक्त हो। लेकिन लिखते कैसे हैं लोग आजकल? इस तरीके से लिख रहे हैं, और ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यहाँ पे आधा भ नहीं होना चाहिए। किताबें भी इस तरीके के शब्द लिख रही हैं जो कि ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ये सही शब्द हो जाएगा। अरण्य मतलब जंगल होता है, और जिसका एक पर्यायवाची होता है कांतार, विपिन, कानन, जंगल, वन, ये सभी इसके जो है कि पर्यायवाची है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब ध्यान देना कि अगर ये इस तरीके का शब्द आ जाएगा वर्तनी में, तो आपको ये गलत नहीं करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई हलंत संबंधी एक त्रुटि पूछ रहा है। हलंत संबंधी, देखो जब भी आप मान शब्द लिखते हो ना, तो मान के नीचे एक हलंत आता है। जैसे अगर मैं करूं श्रीमान हो जाए, या फिर हनुमान हो जाए, तो हनुमान भी ऐसे ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका सी वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अगर जब भी परिषद लिखते हो, तो परिषद के नीचे आपको हलंत लगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको हलंत लगाना पड़ेगा। सम्राट अशोक जब हम लोग लिखते हैं, तो क्या करते हैं? सम्राट ऐसे करके छोड़ देते हैं, जबकि नीचे हलंत लगता है। तो ये सभी शब्द सही है, लेकिन जब भी आप श्रीयुत लिखोगे ना, तो श्रीयुत में किसी भी प्रकार का हलंत नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा ये कि श्रीयुत गलत लिखा हुआ, ये अशुद्धि है। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका तद्भव और तत्सम के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा असंगत है। पहले तत्सम ढूंढना है, फिर तद्भव ढूंढना है। तो समझिए मेरी बात को। छत्र और छत्र, जैसे पहले राजा लोग क्या करते थे, अपने रथ वगैरह के ऊपर छत्र लगाते थे, बड़ा सा छाता की तरह रहता था, ठीक है, यानी उनको कवर रखता था धूप वगैरह से, बारिश से बचाने के लिए। तो अब उसको क्या कहा जा रहा है? छत्र। तो आज हम अपने घरों पे छत लगाते हैं। फिर चैत्र, चैत्र को चैत कहते हैं, क्योंकि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये हिंदी के महीने होते हैं। और जबकि अंग्रेजी में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी ठीक है। चक्र और चक्का, चक्र से ही चक्का बन गया। लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है पत्र और पण, इन दोनों का अर्थ होता है पत्ता। वैसे तो आप पत्र को देखते हो कि एक पत्राचार होता है, लेटर होता है, लेकिन उसको हम पत्ता भी कह देते हैं। और पण का अर्थ भी क्या होता है? पत्ता ही होता है। तो इस तरीके से दोनों ही तत्सम शब्द है, इसमें तद्भव कोई है ही नहीं। इसीलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, कि भैया ये तो दोनों ही तत्सम हो गए, तद्भव तो इसमें कोई था ही नहीं। अब आ जाओ, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पैराग्राफ के बारे में कहता है। पैराग्राफ को आपको पढ़ने के लिए तसल्ली लेनी चाहिए, क्योंकि ये फ्री के आंसर देता है भाई, फ्री के क्वेश्चन है ये। 5 क्वेश्चन देखो इसमें दे रहा है, आयोग आपको दे रहा है भाई 5 क्वेश्चन, इजीली आप सही कर सकते हो। लेकिन आपके पास कहाँ पेशेंस है? आप मजाल है कि आप पेपर को जो है कि 2 घंटे में करें आराम से। आप तो अपनी टैलेंट दिखाते हो, नहीं मुझे तो आधे घंटे में निपटा लेना है। मेरे भाई पैराग्राफ को आराम से पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ लोगे एक बार तो आपके सारे आंसर निकल आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कि पहले आएंगे क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन की ये लाइन कहाँ मिल रही है पैराग्राफ में, उसको ढूंढ के टिक लगाते हैं, जबकि हो सकता है क्वेश्चन के अर्थ में वो चीज ना पूछी गई हो जो पैराग्राफ में दी गई है, पहली चीज। दूसरा, कुछ बच्चे पैराग्राफ कैसे पढ़ते हैं, देखो हमारा जीवन पाखंड में है, ये ठीक है, सार्वजनिक जीवन निजी जीवन में कभी नहीं देखेगा, खुलकर प्रयोग करते हैं, और ऐसा कुछ बातों में ठीक है आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें। इस भाई इस तरीके से अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो ये मान के चलो कि 5 में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं करोगे, 0 कर दोगे। और ये भी आयोग फ्री का दे रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को 0 मिलेगा, क्योंकि आप पैराग्राफ की जान नहीं समझ रहे हो, पैराग्राफ का मर्म नहीं समझ रहे हो, केवल उस रीड कर रहे हो। अरे कहाँ भागोगे भाई, टाइम इतना दिया है आयोग ने, आराम से पढ़ो। देखो हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, और हम इसके बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल आज का जो समाज है वो पाखंड वाला समाज हो गया। सार्वजनिक और निजी जीवन में कहीं पर भी देखे हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। छलना मतलब कि हम एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं पीछे की ओर, ठीक। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अर्थात चोरी ऊपर से सीना चोरी, कि हम गलती कर ही नहीं रहे हैं। फिर हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। कई बार
हम लोग क्या करते हैं, बस में, रेलवे में, या फिर ऑटो में, या ट्रैफिक चौराहे पे, या पब्लिक प्लेस पर, या शॉप मॉल में, या फिर रेडी पटरी जो ठेले पर दुकानें होती है सब्जी की या किसी फल वगैरह की, उन लोगों से जबरदस्ती बहस करते हैं यार। उन लोगों के स्टेटस को हम लोग जो है कि और डाउन करते हैं। हम अपने आप को एटीट्यूड को दिखाते हैं कि भाई तेरे सामने मेरी औकात बहुत है। ये चीज गलत है। हमें यहाँ पर कई बार हम लोग गाली का प्रयोग करते हैं जो कि आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई आपको डायरेक्टली हर्ट करे, आपको डायरेक्टली कोई पीटे, तब आप वहां पे अपने बचाव में गाली दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम प्रयोग करते हैं। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरीके से प्रकट करते हैं कि वही एकमात्र सत्य है। अर्थात हम जानते हैं कि भाई एक बात गलत है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति ऐसी निष्ठा प्रकट कर रहे हैं कि बस वही सत्य, राम सत्य, राम सत्य। ठीक है, आगे। सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का क्या बन गया है, एक अभिन्न अंग बन गया है। आपकी जेब में पैसे रहे ना रहे, आपके पिताजी जो है कि मेहनत करके कितना भी पैसे भेज के कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपने स्टेटस को मेंटेन करना है। कहां पे, ऐसे करके आईफोन दिखना चाहिए, एप्पल दिखना चाहिए, आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आज आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया पाखंड। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, जिनके व्यूज नहीं आते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स लाइक नहीं होती है, तो डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं। और ये हमारे रिलेटिव्स के बीच के होते हैं, आपके भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं देखते हैं। हमारे रिलेटिव्स हमें फोन करते हैं कि यार भैया मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं चल रही, मैं 3 दिन से परेशान हूँ। भाई ये किसको दिखाना चाह रहे हो? अरे जो आपको जीवन ईश्वर ने दिया है, आप उसका सदुपयोग करो ना भाई। इस चक्कर में क्या पड़े हो कि आपको पाखंड और दिखावे की बात कर रहे हो। ठीक, आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति यह है कि मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और है। यानी हम सामने तो बहुत बेहतर बनने का प्रयास करते हैं यार कि बस तुम्हारे लिए सारा कुछ है, लेकिन पीठ पीछे हम क्या करते हैं, उसकी बुराई कर रहे होते हैं। यानी मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और है। अब आ जाओ, ये पैराग्राफ क्या समझ में आया कि ओवरव्यू, एक एग्जांपल ऐसा दिया इस पैराग्राफ ने कि कहीं ना कहीं कटाक्ष वाली बात कर रहा है, या फिर आप ये दिखा सकते हो कि समाज की हकीकत को हमें रूबरू कर रहा है। देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ किस वाक्य से पता चलेगा? सीधा सीधा है, पहला ही स्टेटमेंट दिया है, मुंह में कुछ और मन में कुछ और है। यही चीज तो स्टेटमेंट दिया था लास्ट मतलब पैराग्राफ की लास्ट लाइन में। आगे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? दिखावा सार्वजनिक जीवन, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, और निष्ठा और विश्वास। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है कि हाँ भैया, पाखंड जो है आज आधुनिक जीवन का सत्य बन चुका है, हम पाखंड में ही जी रहे हैं। अगला प्रश्न, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं? तो खुलकर उपयोग कर रहे हैं, और ये पैराग्राफ की चौथी लाइन में दिया हुआ था कि हम खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक से पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए, तो आपके आंसर इजीली निकलने लगेंगे। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बन गया है? पाखंड और दिखावे को हमने अपने जीवन का क्या बना लिया है? एक अभिन्न अंग बना लिया है। यह जानते हुए कि यह बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। अगर किसी झूठ को आप 100 बार सच बनाकर पेश करोगे तो वो सच मान ही लिया जाता है। यही बात है कि आज हम पाखंड की दुनिया में जी रहे हैं और हम उसे बार बार दिखाना चाहते हैं कि असत्य को सत्य बना दिया जाए। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया पे पूछा जा रहा है। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कि जब मैं कोई काम आपसे करा लेता हूं, अर्थात कर्ता खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि हम छोटे बच्चों से कहते हैं कि बेटा आज तुम्हें हम एक चॉकलेट देंगे, अगर आप दिन भर में 100 तक की काउंटिंग लिख दोगे, 100 तक गिनती लिख दोगे, या फिर अल्फाबेट के नेम लिख दोगे, या 5 एनिमल के नेम लिखोगे, तो बच्चा क्या हुआ, मोटिवेट हुआ कि हाँ मुझे आज चाचा जी क्या करेंगे, टॉफी देंगे या चॉकलेट देंगे। तो इस वजह से हमारा जो उद्देश्य था कि बच्चे को कम से कम काउंटिंग लिखना आ सके, एनिमल नेम्स लिखने आ सके, स्पेलिंग करेक्ट हो सके, हम उस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उसे प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे भले वो प्रेरणा गलत हो या सही हो। ठीक है, हम चॉकलेट दे रहे हैं, बच्चे के दांत खराब होंगे, लेकिन एटलीस्ट बच्चा उस काम को कर तो रहा है जिसको हम चाहते हैं कि पढ़ना सीख ले। तो इसी चीज में लिखना, चलना, जीना, ये तीनों आपको खुद करने होंगे, कर्ता को खुद करना होता है। लेकिन जब हम आपसे कोई काम करवाना चाहें तो दिलवाना, यानी हम आपको एक चॉकलेट दिलवा देंगे, हम आपको एक टेस्ट सीरीज दिलवा देंगे, तो ये एक प्रेरणा होती है जिसमें जिन क्रियाओं के प्रयोग से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो इसी को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो सही शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन,
करेक्ट हो जाएगा। राइट मेरे भाई, क्लियर हुआ यहां तक? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न हर साल यहां से आता है भाषा को लेकर। क्या प्रश्न पूछा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? 2024 में अवध को पूछा था, 2023 में ब्रज भाषा को पूछा, 2022 में पश्चिमी हिंदी को पूछा। यानी हर साल इससे एक प्रश्न आ रहा है, तो इसको रट लो मेरे भाई। इसका हो जाएगा आपका सौरसेनी। देखो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सभी का विकास किससे हो रहा है? सौरसेनी से। अच्छा एग्जामिनर क्या ना सौरसेनी भाषा को ज्यादा पूछता है। फिर अगर हम बात करें मागधी, जो मगध भाषा के क्षेत्र में बोली जाती थी, मगध क्षेत्र में, तो उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इनका विकास हुआ है। किससे? मगध मागधी से। बात करें पैसाची से, तो पैसाची से आपकी लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला का एक प्रश्न है कि आदर्शिका तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं एक तरीके से, और तद्भव क्या होते हैं? जिनको संस्कृत भाषा से निकाल के हिंदी, उर्दू, जिस भी भाषा में लाओगे तो उनकी जो विकृति होती है, उनका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे ही हम तद्भव कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे अदरक की बात करें, तो अदरक को पहले लिखते थे भाई आद्रक। क्या लिख देते थे? आद्रक लिखते थे। तो अब क्या हो गया? अदरक हो गया। इसी तरीके से आदर्शिका के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? आरसी शब्द का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। किसको? 15 को। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। देखो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके आधार पे लिंग, वचन, कारक इनके काल के अनुसार परिवर्तन ना हो, तो इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ध्यान देना कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय होता है और सर्वनाम एक अविकारी शब्द नहीं होता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कि सर्वनाम है, क्या कह रहा है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसके आधार पर लिंग, वचन, कारक, काल परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो भैया ये तो विकारी शब्द है, क्योंकि यही सर्वनाम आपके ही के लिए प्रयोग हो रहा है, यही सर्वनाम आपके सी के लिए प्रयोग हो रहा है। मैं कहता हूं वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, तो यानी लिंग के हिसाब से क्या हो गया? क्रिया में परिवर्तन हो गया, तो ये तो अविकारी शब्द नहीं हुआ। अव्यय शब्द क्या होता है? अविकारी क्या होता है? जिसमें किसी भी आधार पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वनाम के हिसाब से तो बदल जा रहा है, तो इसी का मतलब हो गया कि अविकारी शब्द आपका ये हो जाएगा। ठीक है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द पतंग, इनमें से एक अर्थ नहीं है। अब पतंग के बारे में बात करें तो पतंग जनरली जो हम लोग उड़ाते हैं उसी कहते हैं, लेकिन उड़ती हुई चीज के लिए आप पक्षी वर्ड भी यूज कर सकते हो, चंग भी यूज कर सकते हो और नाव भी। ये इसका रटने वाला पैटर्न है। ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा बादल, क्योंकि बादल जो है कि इससे संबंधित नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं और 18 को देखेंगे। जरा एक मिनट पानी पी लूं यार। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें तत्सम शब्द, तो भैया तत्सम भी पूछ लिया। देख रहे हो तद्भव तत्सम को मिला के ही चौथा प्रश्न है ये। आदर्शिका अदरक वाला भी देख लिया, इससे पहले अभी हमने तद्भव तत्सम का जो पत्र पढ़ का देखा था, फिर एक ये प्रश्न है, एक और बीच में निकल गया, तो तीसरा चौथा प्रश्न है। इसका मतलब है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज मैंने सीसेट वाली वीडियो में बताया है, वहां पे यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। चलो इसमें पूछ रहा तत्सम शब्द, दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध। संस्कृत में दुग्ध लिखा जाता है। हाथ के लिए क्या लिखते हैं? हस्त। हस्त मतलब हाथ हो गया। आम के लिए क्या लिखते हैं? आम्र। ठीक है? आम्र कह सकते हो इस तरीके से। और काष्ठ जो होता है मेरे भाई, ये खुद काष्ठ जो है कि तत्सम है, क्योंकि काष्ठ का जो होता है तद्भव वो क्या होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। जैसे कहते हैं ना काष्ठ की नक्काशी जो होती है, तो लकड़ी तद्भव हो गया और काष्ठ क्या हो गया? तत्सम हो गया। बाकी सभी शब्द तद्भव थे, लेकिन उसका तत्सम भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर अगला प्रश्न देखो, इसमें से
किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जब भी दो शब्द मतलब दो अक्षर सेम आते हैं ना तो इसको तोड़ा जाता है, या तो कित से टूटेगा या तो किम से टूटेगा। अब न वाला जो होता है वो पंचमाक्षर का नियम प्रयोग करता है। संधि विच्छेद जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं 2024 के पीवाईक्यूज और 23 में मैंने कहा है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है संधि विच्छेद। तो इसमें जो होता है पंचमाक्षर का नियम होता है प फ ब भ म, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा आपका किम, किम प्लस नर। तो अब जब इसको तोड़ोगे इसमें आपस में तो ये क्या हो जाएगा? आधा न बना देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किन्नर, ठीक। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई? और ये व्यंजन संधि है क्योंकि इसमें व्यंजनों को जोड़ा जा रहा है, न कि स्वर्ग को जोड़ा जा रहा है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर पे। लगभग आपको 25 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे हिंदी के। अगर आप सही से कर लेते हो तो आप ये मान के चलो 25 में से आपके 22-23 तो सही हो जाने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, मतलब जो तालुशा का प्रयोग नहीं करता है? इससे पहले के पेपर में 2023 में पूछा गया था य र ल व, जो याद नहीं आ रहा मुझे किस वर्ण में आता है, य र ल व करके जो पूछा गया था। उसी समय मैंने एक प्रश्न दिया था कि स स स ह, ये किस में आता है? तो ऊष्म व्यंजन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्णमाला से भी पूछे जाते हैं, जो पहला चैप्टर होता है हर किताब का। यहाँ पूछा है तालव्य नहीं है, तो देखो त थ द झ जो भी है, तो तालव्य का मतलब होता है जो तालु से प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे कह रहा है जो नहीं है तो झ शब्द हो जाएगा। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है, जो तालु होता है ना उसके, और तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। च वर्ण के जैसे च छ झ तालव्य वर्ण होते हैं, जबकि क सॉरी ये क हो जाएगा, सही है। ये क हो जाएगा क्योंकि कंठ वर्ग में आते हैं, जो कंठ से बोले जाते हैं गल से, जैसे क ख ग घ घ अंग। और जबकि ता से क्या बोलते हैं? तालु से च छ ज। जब भी आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ना ये ऊपर की ओर जाएगी। जरा च बोल के देखो, च, तो ऊपर से जीभ नीचे की ओर आ रही है। और तालु किसे कहते हैं? ऊपर कहते हैं। तो च छ ज झ, तो ये सभी किससे हो गए? सॉरी, ये क्या हो गया? तालु शब्द होगा। और जबकि गले से क्या होता है? क ख ग घ घ। तो इसमें क्या होता है? आपकी कहीं पे भी तालु का प्रयोग नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो, इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि इनमें से मुहावरे के अर्थ को सुमेलित करिए। और भी कोई प्रश्न नीचे? अच्छा, फिर इंग्लिश का शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस बार जो है कि 20 क्वेश्चन ही लगभग दिए इन्होंने पैराग्राफ में, ठीक है। चलो, अब इसको देखो, इनमें से कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ आपको निकालना है। तो क्या कह रहा है? पहला अर्थ छाती लगाना। जैसे माता क्या करती है? अपने बेटे को जब देखती है, आप लोग जब घर जाते हो 2-3 महीने पे जो है कि तैयारी कर रहे हो, कहीं बाहर इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, दिल्ली कहीं रह रहे हो, पटना वगैरह में, और जब अपने घर जाते हो तो माँ क्या करती है? सबसे पहले आपका हाल चाल पूछती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, रास्ते में कैसा सफर रहा, और आपको गले लगाकर जो है कि आपसे मिलती है, मतलब अपनी छाती से सटा के जैसे अपने पुत्र को प्रेम किया जाता है। तो इसको कहा था आलिंगन करना। तो इसे कहा जाता है आलिंगन करना। यानी माँ सबसे पहले क्या करती है? आलिंगन करती है अपने बच्चे को, गोद में लगती है कि हाँ मेरा बेटा आ गया है, ठीक है। जबकि आपके पिता आलिंगन नहीं करेंगे, आपके पिता दूसरी तरीके से स्वागत करते हैं कि अगर कोई गलती की तो बताओ, उसकी सजा मिलेगी लठ, ठीक है। जबकि माता हमें प्रेम से आलिंगन करती है। छाती पर सांप लेटना। भाई, ग्लैंस एकेडमी इतनी मेहनत करके ग्रो कर रहा है, तो कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की छाती पे क्या हो रहा है? सांप लूट रहे हैं, कि भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, यानी दूसरे की खुशी देखकर चलना, और छाती उमड़ना, छाती फटना, सब छाती समझते हैं। अब छाती उमड़ने की अगर मैं बात करूंगा तो मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्नता से फूले न समाना, बहुत खुश होना। और छाती फटने की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक दुख या वेदना होना। जैसे कहते हैं कि अगर किसी का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया तो छाती फट गई, यानी बहुत बड़ा दुख आ गया उसके ऊपर। और छाती उमड़ना मतलब बड़ा खुश हो रहा है यार कि आज जो है कि हमारी पहली मुलाकात है अपनी प्रेमिका से या प्रेमी से, बहुत खुश है, अपने दोस्तों से पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं यार कि कैसे जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। तो वो आपका प्रसन्नता से फूले न समाना। चलो भाई, अब आ जाओ, अब हम चलते हैं इंग्लिश के पैराग्राफ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। इंग्लिश के पैराग्राफ से मैं तो कह रहा हूं यार कि आप देखो कितने क्वेश्चन दिए, 21 से 25 दिए, 21, 22, 23, 24, 25। इस 5 में से अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाल लो। मैं 5 की गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों में अक्सर ये गलती होती है कि इंग्लिश को बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में करके गलत कर दे। लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो 3 क्वेश्चन तो मेरे भाई सही कर लोगे। तो 3 क्वेश्चन आपको क्या काट रहे हैं? नहीं ना, काम के ले लो यार। पढ़ते हैं।
अच्छा, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश के मीनिंग्स आने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती ना, तो थोड़ी-सी समस्या ज़रूर होगी, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई थोड़ी तो एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे यहाँ लिख रहा है, सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ हाइली ऑर्गनाइज्ड, इफ देयर इज़ अ स्ट्राइक इन अ वाइटल इंडस्ट्री, द होल द होल कम्युनिटी सफर्स। कह रहा है कि वर्तमान में जो औद्योगिक समाज है, जो पूंजीवादी समाज है, यानी वर्तमान में इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही उच्च तरीके से व्यवस्थित होती है। इफ देयर, अगर वहां पे कोई स्ट्राइक यानी हड़ताल भी होती है वाइटल इंडस्ट्रीज में, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी परेशान हो जाती है, सफर करने लगती है। मेरा सिस्टम जो है कि वाइब्रेट कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया। और आई एम नॉट आर्ग्यूइंग दैट द राइट ऑफ टू स्ट्राइक शुड बी एबोलिश्ड, मतलब मैं इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं कि आप स्ट्राइक यानी हड़ताल करने के अधिकार को ही एबोलिश मतलब समाप्त कर दो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, और वहां पे जब भी किसी प्रकार की स्ट्राइक होती है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी परेशान होती है, सफर होती है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप क्या करो, स्ट्राइक को एबॉलिश कर दो, नहीं, इसके अधिकार को आप मत समाप्त करो। फिर आगे कह रहा है, आई एम ओनली आर्ग्यूइंग दैट इफ इट इज सो बी प्रिजर्व्ड, इट मस्ट बी फॉर रीजंस कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर मैटर एंड नॉट ऑन जनरल ग्राउंड्स ऑफ फॉर पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब है कि हम राइट टू स्ट्राइक को एबॉलिश करने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु यह किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर जो मैटर होता है उस पे ही अगर हम बात करें, उस पे ही केवल हड़ताल की बात करें, तो पूरी की पूरी सोसाइटी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, केवल कुछ चीजों की पर बात करेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि इन हाईली ऑर्गेनाइज कंट्री देयर आर मैनी एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी एंड विदाउट विच देयर वुड बी वाइड स्प्रेड हार्डशिप। मतलब कह रहा है कि जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीज भी होती ना, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है इंपॉर्टेंट, जो सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और सभी को जो है कि, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक पैराग्राफ को जो है कि, हालांकि इंग्लिश में देखो मेरे भी हाथ थोड़े तंग हैं, लेकिन इतनी तो बेसिक इंग्लिश मुझे भी पता रहेगी कि ताकि पैराग्राफ के 5 में से मैं 3-4 क्वेश्चन तो सही कर लूं। अगर मैं वो भी नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब फिर मेरे लिए सीसेट को चैलेंज झेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं इंग्लिश के भी 12-13 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वहां से 6-7 क्वेश्चन तो यार कैसे भी करके सही निकाल लेता हूं, जिससे क्या होता है, एक सेफ जोन मुझे मिल जाता है कि यार चलो मैं एटलीस्ट इतना तो कर पाए। मैं 12 के 12 सही करता भी नहीं हूं और मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता, जो नहीं आता उसको छोड़ता हूं। कैसे छोड़ना है वो मैं बताऊंगा। अब देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज के अंतर्गत, इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ शो फैक्ट्री इफ मे बी विव्ड एज, मतलब कि अगर कोई स्ट्राइक साबुन की फैक्ट्री में होती है, सोप फैक्ट्री मतलब साबुन की फैक्ट्री में होती है, तो वो क्या दिखेगी, किस तरीके से। अ थिंग नॉट लाइकली टू हैपन, अ सीरियस मैटर, अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, नॉट अ सीरियस मैटर। पैराग्राफ को देखकर क्या लग रहा है कि आपको राइट टू स्ट्राइक तो होना चाहिए, वो हड़ताल का अधिकार को नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस मैटर पे स्ट्राइक करनी है, जिस विवाद पे करनी है, उसकी बात कर रहा है। तो क्या अगर साबुन की फैक्ट्री में अगर आपको हड़ताल करनी है, तो क्या ये बहुत सीरियस मैटर है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सीरियस मैटर तो नहीं है। सीरियस मैटर तब होता जब आपकी फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन सिक्योरिटी प्रभावित होती, तब ये सीरियस मैटर था। साबुन के बिना भी तो यार लोग मिट्टी से नहाए हैं। आज भी हम लोग जो है कि गांव के निवासी हैं, आज भी कई बार मिल जाता है, गांव में जाते हैं, मुल्तानी मिट्टी से पूरे शरीर को रगड़ लेते हैं हम लोग। तो नदी किनारे रहने वाले हम लोग यार बालू से ही रेत में रगड़ के नहा लेते हैं। तो सोप फैक्ट्री में स्ट्राइक होना कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है। अब मैटर ऑफ डीप कंसर्न, क्या इतना जो है कि इंपॉर्टेंट है कि बहुत उस पर मीटिंग पे मीटिंग बैठाई जा रही है? वही बनराकस वाले भैया की हाल पंचायत करिए, मीटिंग पे मीटिंग, समाधान तो कुछ है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है। और अ थिंग नॉट लाइकली टू बी हैपन, ऐसा भी नहीं है कि क्या उसके बिना कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। तो आप कह सकते हो कि मैटर तो है सर, लेकिन नॉट अ सीरियस मैटर, कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है। साबुन की फैक्ट्री में अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो तो कोई बहुत सीरियस मैटर भी नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। देखो कितनी आसानी से एक प्रश्न का उत्तर निकल गया। अब और चलते और पैराग्राफ के आंसर को सही करने का प्रयास करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, यानी कि नॉर्मली सामान्यतः जो स्ट्राइक होती है, अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स एंड इंपैक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन,
मतलब एक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम या अन डेमोक्रेटिक एक्ट। जो स्ट्राइक होती, जो हड़ताल होती है, उसे सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? आपने देखा होगा 2012-13 में अन्ना हजारे साहब ने जो है कि हड़ताल की थी, करप्शन के खिलाफ की थी। अभी एसएससी का प्रोटेस्ट किया जा रहा था। हमारे दिल्ली में जितने ही वरिष्ठ शिक्षक थे, चाहे वो अभिनय सर हो या फिर आदित्य रंजन सर हो या नीतू मैडम हो या राकेश यादव सर हो, जितने भी टीचर्स थे, उनके साथ साथ हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने भी जो है कि अपना भरपूर जोर दिखाया, भरपूर जो है कि योगदान दिया। तो स्ट्राइक क्या ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल होती है? क्या हम किसी नियम का उल्लंघन कर रहे होते? नहीं, प्रॉपर जो है कि हमने परमिशन ली वहां पे टीचरों ने और फिर उसके बाद रामलीला मैदान में जो है कि अपनी बात को रखा। तो भाई हम रूल भी वायलेट नहीं कर रहे। इन मतलब एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, क्या हम इनडिसिप्लिन को फैला रहे हैं? क्या हम जो है कि गलत कार्य को कर रहे हैं? नहीं। एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो पहचान है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि भैया हड़ताल हम अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं और ये हमारा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। एन अनडेमोक्रेटिक एक्ट, कोई हम अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं क्या? कोई हम इस तरीके का काम कर रहे हैं कि नहीं लोकतंत्र के खिलाफ है? नहीं। तो स्ट्राइक जो है कि जनरली क्या मानी जाती है? सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ रहा है? हाँ, अगर आप इनका मीनिंग जान रहे हो तो आप आराम से कर ले जाओगे, कोई इफ वर्ड नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको यार एटलीस्ट इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप इन वर्ड के लिखे हुए मतलब को समझ सके कि हिंदी में वो क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत नाउन प्रोनाउन आने चाहिए या फिर आपको बहुत इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर आप ग्रामेटिकली रूप से बहुत स्ट्रांग हो, नहीं। बस एटलीस्ट आपको थोड़ी हिंदी समझ में आनी चाहिए उस इंग्लिश की, तो आप आराम से प्रश्न कर लोगे। एक और टॉपिक है यहाँ पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो औद्योगिक समाज है उसको सबसे बेहतर तरीके से ऑथर ने किस स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है, यही तो कह रहा है वो। अब पढ़ लेते हैं। एन इन एन इंडस्ट्रियल मतलब सोसाइटी पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। क्या ऑथर ये कहना चाह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती है वहां पे जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए कुछ हाथों में? नहीं भाई, ऐसी सोसाइटी फिर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। अगर केवल 2-4 गिने चुने लोगों के हाथ में पूरी सत्ता दे दोगे तो ऐसी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी एक लंबे समय के बाद। तो भैया ये भी नहीं होगा। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या ऐसी सोसाइटी में एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है? गलत। 10 लोगों ने अगर मिलकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाई है तो 10 के 10 लोग इंपॉर्टेंट है, किसी एक व्यक्ति को आप छोड़ नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अगर हम समाज में रहने आए हैं, हम समाज में आते हैं 2 लोगों की योग्यता से, ठीक है, हमें पैदा करने वाले हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन हम समाज में हर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं या जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें मेहनत करते हैं या मदद करते हैं हमारी। तो कहने का मतलब हो गया ऐसी सोसाइटी मेंबर्स क्या होते हैं? सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चाहे आज मेरी जरूरत कुछ आपसे, आपको कल मेरे से पड़ सकती है कोई जरूरत, तो ये डिपेंडेंसी वाला है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ब्लाइंड टू द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर। क्या इंडस्ट्रियल सोसाइटी पूरी तरीके से अंधी होती है कि उसके समाज के जो मेंबर्स हैं उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को उनकी क्या जरूरत है? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये भी कोलैप्स कर जाएगी। तो भैया ऑथर कह रहा है कि इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दिस इज राइट आंसर। क्या इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगा रहा हूं क्या मैं? क्या इसमें कोई ग्रामर का रूल लगा रहा हूं? क्या इसमें जो है कि कोई नाउन प्रोनाउन की संज्ञा की कोई एडजेक्टिव की कोई फॉर्मूले लगा रहा हूं? नहीं, बस बेसिक इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं और पैराग्राफ की भाषा को मैंने पहले ही सीख लिया कि वो क्या कर रहा है, आराम से मैं आंसर दे पा रहा हूं। तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है मेरे भाई, बस आपको इतनी इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए यार। अगर वो भी नहीं आएगी तब दिक्कत बनेगी, तब दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर की बात करें। आवाज आ रही है? देखो, द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर, यानी कि एक फ्रेज दे दिया, एक मतलब मुहावरा टाइप का दे दिया, रिफर्स किसको कह रहा है? पर्टिकुलेट मैटर, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, द सफरिंग टू द स्ट्राइक इन इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स एंड द यूनिटी ऑफ स्ट्राइक्स। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया होगा? डी लगा दिया हो। भाई पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, यानी ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑथर अपनी क्या राय देना चाहता है?
स्ट्राइक्स मे बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। मतलब क्या कह रहा है कि स्ट्राइक मे बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। ऑल स्ट्राइक आर बैड, नहीं सभी प्रकार की हड़ताल खराब होती है, बिल्कुल बिल्कुल गलत, ऐसा कह भी नहीं रहा। स्ट्राइक शुड ऑलवेज बी इनकरेज्ड, क्या कह रहा है, स्ट्राइक हमेशा आपको इनकरेज करती है, हमेशा आपको प्रोत्साहित करती है, नहीं, कई बार होता है हड़तालों के गलत परिणाम भी निकल जाते हैं। फिर स्ट्राइक शुड बी सप्रेस्ड बाय ऑल मींस, मतलब स्ट्राइक को हर तरीके से दबा देना चाहिए, ये भी गलत है। फिर वही बात हो जाएगी नेपाल वाला हाल, जिस तरीके से आप दबाते जाओगे जेनजी जो है कि तख्ता पलट कर गए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि स्ट्राइक में बी देयर इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड्स, यानी सामान्य वस्तु या सामान्य हितों के लिए, जो समाज के सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, समाज के सभी मेंबर्स के लिए जो हित इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए आपको स्ट्राइक कर सकते हो, जिससे सभी लोग प्रभावित हो सके। क्लियर? तो यहां पे ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां से खेल शुरू होगा, पैराग्राफ तक का तो खेल हमने निकाल लिया 21 से 25 तक, लेकिन अब इसके आगे के क्वेश्चन सर हम कैसे करें? पैराग्राफ तक तो आसान था, अब इसके आगे कैसे करें? तो मैं भी वही करता हूं जो आप करते हो, या तो तुक्का मारता हूं या तो फिर आगे छोड़ देता हूं। इंग्लिश में तो हम यही कर सकते हैं, जहां पे हमारी कमांड नहीं वहां पे हम छोड़ते हैं कुछ क्वेश्चन। अब जैसे समवन स्ट्रेंज आर अनयूजुअल इज एन अम्यूजिंग वे इज नोन एज, यानी एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है कि भाई इसका पूरा अर्थ क्या होता है, तो मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है मैं ऐसे प्रश्न को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, या फिर लगा देंगे कोई एक तुक्का। अब यहाँ पे जैनी कह रहा है, मुझे नहीं पता जैनी जैनी कौन है भाई, तो हमने आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द इज मीनिंग ऑफ द आइडियम से सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि एक मुहावरा दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का नमक, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि उस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, अ यूजलेस पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन, अ ड्राई पर्सन। कहते हैं ना कि मालिक मैंने तेरा नमक खाया तो इस नमक का कर्ज अदा करूंगा, यानी मैं ईमानदारी से काम करूंगा तुम्हारे लिए। गब्बर क्या कहता है, रे कालिया कितने आदमी थे, सरदार 3 आदमी थे। फिर वो कहता है ना तूने मेरा नमक खाया तो अब तू मेरी गोली खा। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी का नमक खा लिया है ना, तो आपको उसके प्रति ईमानदारी और वफादारी दिखानी पड़ेगी। और यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का नमक, यानी ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार है अपनी पृथ्वी के प्रति, यानी पर्यावरण के प्रति जो है कि अनुकूल है, या जो भी काम करता है पृथ्वी के हित में करता है, तो कह सकते हो अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब मुझे डायरेक्ट तो इडियम्स नहीं पता थी, लेकिन मैंने एक अर्थ निकालने की कोशिश की, और हमारी ये पीछे की जो अभी मैंने नॉलेज बताई गब्बर का या नमक खाने के बाद कर्ज अदा करना, तो ये हमारा सामान्य ज्ञान है, इसको हमने प्रयोग किया यार कि नमक वाले वर्ड के लिए तो हम अच्छे व्यक्ति की बात करते हैं, तो वही हो गया आंसर। ऐसे ही आपको लगाना है मेरे भाई आंसर। अगला प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर एंड मी एंड सर्विस। अब यहां पे देखो ही इज जूनियर, ही जूनियर टू मी, यानी जब भी अपने से कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है कि टू लगा के करते हैं, यानी वो मुझसे जूनियर है, मुझसे छोटा है। इन सर्विस, यानी सर्विस में वह मुझसे छोटा है, तो टू और इन लगा देंगे, टू से शुरू कर सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम देख लेते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इंग्लिश की भी तो वर्तनी शुद्धि पूछेगा ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहां पर। एक्सेलरेट, एबेसेस, एसिड एंड एसेसरी। अब मुझे तो आता नहीं यार, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ के चले आऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को आता तो आप लगा लीजिएगा बी ऑप्शन, स्पेलिंग अगर आपको पता होगी तो। अगला प्रश्न, what is the appropriate meaning of idioms? Do not always pick holes, do not always pick holes, find out the correct answer from following option। तो इसका हो जाएगा criticize, क्या लिखा है, criticize हो जाएगा। आगे देखते हैं, filling the blanks in the following sentence with appropriate conjunction, तो she must weep or she will die, यानी सी मस्ट वीप, वीप मतलब क्या होता है, रोना होता है क्या, जरा एक बार कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे और लग गया, या वो मर जाए या तो वो रो जाए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर, यानी 12 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपके किससे आए थे, हिंदी से आए थे, और 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ, क्या लिखा है भैया, डिलापिडेटेड, इसका हो जाएगा रुइंड, नहीं पता। चलो आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो हमें तो मैथ यहाँ पे करनी नहीं है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए जिनमें 3 एक समान है और एक अलग है, आपको बता देना है। अच्छा, एक लॉजिक लगाना चाहोगे तो 9 और 243 में अगर कोई संबंध हो, 5 75 में कोई संबंध हो, 7 108 और 11 363 में, तो इनमें अगर कोई आपको संबंध दिख रहा हो तो आप इससे कर सकते हो। जैसे 15 5 75 हो गया, 27 नंबर 243 हो गया, तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट वाइज बनेगा, फिर आप इसको कर सकते हैं। तो ये अब आ जाओ, जैसे ये एक आपका प्रश्न है डिसीजन मेकिंग, जो मुझे आपको स्पेशली सिखाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। देखो, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं होता है। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे होते ना, तो आप जिन भी स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हो उनमें से कौन सा एक स्टेप ऐसा है जो इसमें नहीं आएगा। प्रदीपन, सत्यापन, तैयारी, प्रस्ताव की पहचान करना। देखो, अगर जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप क्रिएटिविटी के मेथड से लेते हो या रचनात्मक प्रक्रिया में, तो आपके लिए एक प्रदीपन होना जरूरी है, स्टिमुलस जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल, यानी कि कोई एक ऐसा सिंबल होना चाहिए, कोई एक ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए जिसके लिए आप क्रिएटिविटी के तौर पे उसका डिसीजन लोगे। सत्यापन, आप उसे वेरीफाइड भी करोगे कि आपने जो भी काम किया क्या वो सही है कि नहीं, उसे आप वेरीफाइड भी करोगे और उसके लिए आप तैयारी भी करोगे। लेकिन प्रस्ताव की पहचान करना ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ग्राहम बेल के अनुसार निर्णय लेने में रचनात्मक प्रक्रिया के कुल 4 चरण होते हैं। पहला होता है तैयारी, यानी इसमें परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हल करने के लिए एक समस्या के बारे में जानकारी एकत्र करना, व्यक्तिगत अनुभवों को याद करना और सभी संभावित दिशाओं में जांच करना शामिल होता है। तो इसमें जो मेथड होता है वो ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है, यानी कि ट्रायल करते रहो, एरर करते हो, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। फिर आते हैं नेक्स्ट होता है उद्भवन। इस चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाता है तथा कार्यों को प्रभावी ढंग से करता है। वो कहते हैं ना कि आप अगर असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझो कि आप में योग्यता नहीं है। आप असफल हो रहे हो तो उनमें कुछ गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों को भूलकर मतलब अपनी पहचान करके आगे बढ़ना होता है। फिर प्रदीपन की बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया, इस चरण में व्यक्ति के अत्यधिक सक्रिय रहने पर समस्या का अचानक अनुभव होता है और एक नया समाधान निकलता है, यानी स्टिमुलस होते हैं। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं आता है, मैथ का या इंग्लिश का या किसी भी चीज का, तो सबसे पीसफुल जगह क्या होती है, जब आप सुबह सुबह अपनी नित्य क्रिया करने जाते हैं वॉशरूम में, तो वहां पर सबसे ज्यादा माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो है कि वो उस जगह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे बढ़िया है भाई, अचानक से आपका दिमाग अत्यधिक सक्रिय रह गया, वहां पे एकदम पीसफुल रहते हो और आराम से आपने एक समाधान निकाल लिया। सत्यापन, इस चरण में प्राप्त अंतिम समाधान का परीक्षण किया जाता है और यदि समस्या समाधान लागू नहीं होता तो इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई जब तक हमें जो है कि समस्या का समाधान नहीं वेरीफाइड होता है तब तक हम उस समस्या को दोबारा करते हैं। तो ये इस तरीके से आपने समझा। तो ये किसका था, ग्राहम बेल का था, जिसमें 4 चरण आते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, यह भी देखिए क्या है, लुप्त पद के बारे में पूछ रहा है, लुप्त अक्षर। अब इसका कोई लॉजिक होगा, बी जी एन जो भी होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पी क्यू, ये भी आपका प्रश्न नहीं है, हम लोग इसको करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक, क्या हो गया, अरे एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलो यहां पर देख लो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त या स्वीकृत शैली नहीं है। पारंपरिक रूप से कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। देखो, पहली बात आपको ये सीखनी है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं, कोई बात बोल रहा हूं और आप अपने YouTube चैनल पर इस क्लास को देख रहे हो और आप उस चीज को समझ पा रहे हो, तो आपने फीडबैक कर दिया नीचे से वीडियो के नीचे कि थैंक यू सर, क्लास बहुत अच्छी थी, या सर ये चीज नहीं समझ में आई, या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, या परफेक्ट क्लास थी सर। इसी तरीके से रिवीजन की सीरीज को आप कंटिन्यू रखें एग्जाम तक। इस तरीके का जो फीडबैक जब आप पूरा दे देते हो तब जाके हमें संचार कंप्लीट करने का ऑप्शन मिलता है कि हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये कह सकते हो कि सर ये 1 वे है कि 2 वे है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइव सेशन चला रहा होता तो भी ये 2 वे होता, आप कमेंट कर रहे हो तो भी ये 2 वे है। 1 वे तब होता जब मैं कमेंट करने का ऑप्शन भी बंद कर दूं और केवल मैं जो बोलूं बस आप वही सुनो, अपनी बात नहीं कह सकते, तब वहां पे 1 वे होता। तो कह रहा है इसमें कौन सा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त या स्वीकृत शैली नहीं है। देखो, अनुनयन क्या होता है, परसुएन करना, यानी किसी से रिक्वेस्ट करना, यार कि मान जाओ भाई ये काम कर लो, वो कर लो, सामने वाला भी कोई ना कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, तो परसुएशन जिसे कहते हैं, अनुनय सही है। आक्रामकता भी आपका एक तरीके से शैली मानी जाती, पहले जो है कि आक्रामकता के रूप में, लेकिन दृढ़ता
ये जो आपकी दृढ़ता है ये नहीं मानी जाती थी। पारंपरिक संचार की व्यापक रूप से ये मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो पारंपरिक संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है, और असर्टिवनेस ये पारंपरिक संचार की स्वीकृत शैली नहीं मानी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहां पे कह रहा है डेल्फी तकनीक के बारे में पूछ रहा है। देखो, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या होती है? समूह निर्णय का मतलब क्या होता है? जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आम सहमति से जो निर्णय लिए जाते हैं उसी को एक तरीके से ग्रुप डिसीजन भी कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखित संचार होगा, विकल्प संचार, शाब्दिक संचार, आमने सामने का संचार। भाई देखो, समूह निर्णय अगर आप कोई ले रहे हो तो डिसीजन हमेशा रिटन फॉर्म में होने चाहिए। केवल मौखिक रूप में अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए समूह निर्णय में लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता है कि वो लिखित संचार पे फोकस करते हैं। इस तकनीक में समूह के सदस्य आमने सामने नहीं मिलते हैं। इस तकनीक का ज्यादातर उपयोग भविष्य की समस्याओं की पहचान, वित्त एवं उत्पादन आदि से संबंधित निर्णयों के लिए किया जाता है। यानी एक बात ध्यान रख लिया आपने, डेल्फी तकनीक में व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। कई सारे ग्रुप्स में, जैसे एक ग्रुप में 10-12 लोग हैं, सबको एक मेल कर दिया, मैसेज कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है और आपको इसके लिए अपने अपने सॉल्यूशन भेजने हैं, और वो सॉल्यूशन लिखित फॉर्म में ही होने चाहिए। यही उसकी मेजर इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब आगे देखिए, ये कुछ कोडिंग वगैरह दी हुई है, ये रीजनिंग का पार्ट है, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब ईजी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस मैं थोड़ा सा पानी गटक लूं। चलो, क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 देखते हैं, क्या कह रहा है? संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं? संदेश प्राप्त करने वाले, मैंने जैसे आपको संदेश किया, मैंने आपको एक क्लास पढ़ा दी, आपके दिमाग में आएगा कि पहला प्रश्न आप खुद से पूछोगे, क्या मुझे ग्लैंस एकेडमी पे क्लास देखनी चाहिए? पहला प्रश्न। फिर आप दूसरा भी उसी में पूछोगे, हाँ देखनी चाहिए क्योंकि अदर ऑप्शन से तो बेहतर यहाँ पे टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, या फिर नहीं देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। ये खुद से पहले आप प्रश्न पूछते हो क्योंकि आप संदेश रिसीवर हो, मैं तो संदेश दे ही रहा हूं। मूल पर, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? आप प्रश्न को समझो, ये मैं अपने से ही आपको रिलेट करता हूं। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न क्या पूछते हैं कि संदेश जो व्यक्ति दे रहा है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये विश्वसनीय और ईमानदार है? अब इसकी प्रमाणिकता क्या है? अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम दो चीजों पर प्रमाणिकता की बात करते हैं। पहली, अगर कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पे एस्पिरेंट जो है कि केवल तैयारी करके पढ़ाने लग गए, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स पास नहीं किया, तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि इन्होंने तो कभी प्रीलिम्स पास नहीं किया, यानी इनकी खुद की रणनीति सही नहीं है। पहली चीज। दूसरी, आप उन पर विश्वास कर सकते हो कि यार इन्होंने प्रीलिम्स तो पास किया है, एक एक दो दो बार मेंस लिखा है, जैसे शरद यादव ने, ग्लैंस एकेडमी के सर ने, मैंने अर्थात दो दो बार मेंस लिखा है। इसका मतलब प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी इनकी सही होगी, जीएस भी अच्छा होगा, सीसेट का पैटर्न भी अच्छा होगा, इसलिए इनका प्रीलिम्स नहीं रुका और इन्होंने दो बार मेंस दिया। अब यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो मुझसे भी सीनियर है या मुझसे भी जूनियर है, लेकिन वो सेलेक्टेड है, उनका इंटरव्यू फेज भी अच्छा रहा, मेंस की तैयारी भी अच्छी रही, प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी रही, फिर वो जो भी बात कहेंगे वो अटल सत्य लगेगी। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति संदेश दे रहा है क्या वो विश्वसनीय और ईमानदार है? बिल्कुल, प्रश्न करना भी चाहिए, चाहे वो ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप क्लास देखें चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर देखें, आपको खुद से प्रश्न करना चाहिए कि हम जिस भी सामान को ले रहे हैं, जिस भी संदेश को ले रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं, पहली चीज। दूसरा, क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? स्रोत मतलब सेंडर, जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, क्या वो उस विषय के बारे में कुछ जानता है? अब जैसे मान लो हम प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं, मेंस की तैयारी करा रहे हैं, मेंस के नोट्स बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब मुझसे कोई एसएससी का बच्चा आके कहे कि सर हमें एसएससी की क्लास भी पढ़ा दो, तो भैया मैं ऐसा स्रोत हूं जो एसएससी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मुझे इंग्लिश आती, ना मुझे मैथ आती, ना मुझे रीजनिंग आती, तो मैं एसएससी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझसे आके पूछे कि सर मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो क्या मुझे उसकी कोई जानकारी है स्रोत की? तो मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैंने थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है, मास्टर डिग्री मेरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और मेरा खुद का ऑप्शनल भी पीएसआईआर है। जी बिल्कुल, मैं आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से गाइडेंस कर सकता हूँ, विश्वसनीय ईमानदार तरीके से, और मुझे स्रोत के बारे में जानकारी है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या
सही बैठेंगे? क्या दोनों प्रासंगिक है? तो मेरे भाई बिल्कुल प्रासंगिक है कि व्यक्ति को स्वयं से मूल प्रश्न पूछते कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही आएंगे कि नहीं। अब खुद पे अप्लाई करके देखो ना, अब जरा गलत करके दिखाना ऐसे प्रश्नों को। जैसा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर आप वैसे लॉजिक को प्रयोग करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके प्रश्न इजीली सॉल्व हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन दे भी रहा है, यानी कि दोनों ही प्रासंगिक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोडिंग है एक प्रश्न की। देखो हम लोगों को मैथ रीजनिंग तो करनी नहीं भाई, ठीक है, बस जहां पे भी आपका प्रश्न आ रहा है। अब देखो तर्क संगत क्या कह रहा है, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण क्या है, लॉजिकल जो आप डिसीजन लेते हो उसका अंतिम चरण क्या होता है। विकल्प की पहचान करना, विकल्प का चयन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, विकल्प का मूल्यांकन करना। तो भैया इसमें जो अंतिम चरण होता है, देखो अगर मान लो कोई आपके पास एक समस्या है कि सर मेरा सीसेट क्वालिफाइड नहीं होता, मैं अक्सर सीसेट में जो है कि वीक हूँ, या वीक हूँ मतलब कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं आती है, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मैं बस हिंदी जानती हूँ या जानता हूँ, बाकी और चीजें नहीं आती है। तो आपके पास कई सारे विकल्प हो सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो पहले तो, या आप कोई पेड बैच लेके किसी टीचर से अच्छी गाइडेंस में पढ़ सकते हो, या आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, या आप अलग अलग यूट्यूब चैनल की मदद से वहां पे जो एक्सपर्ट टीचर है, जिन्होंने खुद प्रीलिम्स मेंस लिखा है, निकाला है, उनकी आप गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो। ये आपके पास विकल्प हो गए, बहुत सारे विकल्प हो गए। अब इनमें से विकल्प को आपको चयन करना है कि सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होगा जो आपकी लॉजिकली रीजनिंग या तर्क संगत निर्णय लेगा। और आपने डिसीजन लिया कि यार मैं एक ऐसे टीचर से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और जिसको सीसेट पे बहुत अच्छे से चीजें पता है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन वाली चीजों को अच्छे से बता सके। तो आपने एक अच्छा निर्णय ले लिया, सर्वोत्तम विकल्प। या आपने उसमें चयन किया कि मुझे ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ना सरस सर से, क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स को या कम्युनिकेशन वाले पार्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सर्वोत्तम विकल्प हो गया। इसमें कई स्टेप होते हैं, ये स्टेप याद रख लेना। ये डायरेक्ट पूछा जाता और आपसे पूछा गया था अंतिम चरण, पहला चरण अगर होता तो क्या पहले ही आप सर्वोत्तम निर्णय पे आए तो क्या नहीं, पहले आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप उनकी पहचान करते हो कि यार किताब ले लूं, प्रीवियस पेपर कर लूं, या किसी टीचर का पेड कोर्स ले लूं, या यूट्यूब पे फ्री क्लासेस कर लूं। ये कई सारे ऑप्शन है जिसकी आप पहचान करते हो अपनी समस्या को लेकर। तो इसके चरण होते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लो। पूछा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में कुल 6 चरण होते हैं, 6 चरण। पहला चरण होता है कि आप विकल्पों की पहचान करते हो कि कौन कौन से विकल्प हैं मेरी समस्या के समाधान के लिए। फिर निर्णय मानदंड स्थापित करते हो कि भाई मुझे एटलीस्ट ये 3 चीजें जरूर कोई पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए कि जो कम्युनिकेशन पढ़ा सके, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा सके इजिली। फिर वजन निर्णय मानदंड, फिर विकल्प उत्पन्न करना, विकल्प का मूल्यांकन करना और सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। क्लियर हो गए मेरे भाई? चलो, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और मैथ रीजनिंग वही हमें तो करना नहीं है, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक होता है। हाँ, ये भी इसी में आएगा। चलो, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। क्लास थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही दिन में पूरा एक एक पेपर को सॉल्व कर लेना है, लेकिन कोई बात नहीं, बने रहेंगे तो हो जाएगी। धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, यानी कि धन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल, धन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, और धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक है जो लोगों को प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है, क्या दोनों विकल्प अनुसरित हैं, क्या केवल दो, या केवल एक, या न तो केवल एक न ही केवल दो। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, तो क्या अब स्टेटमेंट कह रहा है निष्कर्ष के तौर पे लोग तभी प्रेरित होते जब वो एक निश्चित रूप में जो है कि काम करने के बाद कुछ धन पाते हैं। ये तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो ऐसे तो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
आगे बात करते हैं। कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ये तो चलो रीजनिंग का सवाल है। त्रिभुजाकार की बात हो गई। इसके बाद ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, प्रेस विज्ञप्ति। हाँ देखो, प्रेस विज्ञप्ति, ये पीडीएफ थोड़ी सी ना टेढ़ी है मेरे भाई। चलो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि जब भी कोई विज्ञप्ति लिखती है तो क्या हुआ या किसने किया, शीर्षक या कब हुआ, तो भैया सबसे पहले तो आपको शीर्षक लिखना चाहिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे भाई, शीर्षक लिखोगे ना। तो भाई किसके बारे में हम विज्ञप्ति लिख रहे हैं, तो यहाँ हमने शीर्षक लिख दिया कि जी हाँ, हम एक टाइटल लिख रहे हैं कि पीसीएस की वैकेंसी के लिए हम निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ है, क्या क्या चीजें वो मेंशन कर दिया, और कब हुआ और किसने किया, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निर्णय लेने के किस उपागम में, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना चाहिए। भाई ऐसा कौन सा अप्रोच है जहां पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, ट्रेडिशनल साधनों की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नियमित उपागम। अब देखो वैज्ञानिक उपागम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पारंपरिक साधनों का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे लेटेस्ट जो आते हैं, नई नई जो रिसर्च आ रही है, नई नई जो कि डाटा आ रहे हैं, उसके आधारित हम काम करते हैं। और क्रिएटिविटी में कोई जरूरी नहीं है कि हम पारंपरिक साधनों का ही प्रयोग करें। भाई मनुष्य अगर पारंपरिक जीवन का होगा, जैसे हमारे दादाजी या पिताजी से अगर हम बात करेंगे, तो वो पारंपरिक साधनों में रचनात्मक उपागम पुराने जमाने के यूज करेंगे। लेकिन आज की ऑडियंस, जो आज की नई जनरेशन है, जो आज के जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो पारंपरिक की जगह अपनी क्रिएटिविटी में नए नए आइडिया को यूज करेंगे। तो ये अलग हो गया, ठीक है। तो निर्णय लेने के जो नियमित उपागम है, रूटीन अप्रोच में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या का हल निकाला जाता है। अब ये यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है मेरे भाई। चलो और आगे देखते हैं। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपका विकल्प अच्छा है कि नहीं, ये किससे प्रभावित होता है। अगर आप देखोगे बुद्धि से, अमूर्तता से, मानसिक विन्यास से या प्रत्यक्षीकरण से। तो प्रत्यक्षीकरण से आपका निर्णय लेने की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है। कैसे, प्रत्यक्षीकरण से निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक यह पूर्व ज्ञान नहीं होगा कि जिस वस्तु की संवेदना हुई है वह क्या है, तब तक उसके विषय में निर्णय नहीं दिया जा सकता। अब जैसे कि मैंने दूध पिया, ठीक है, गाय का दूध है कि भैंस का दूध है कि बकरी का दूध है, ये तभी मैं बता पाऊंगा जब मैंने कभी पहले उस दूध को यूज किया होगा, ठीक है। अब जैसे नया नया जो बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, पहले तो माता का दूध पीता है 6 महीने तक, फिर उसके बाद जब वो पैकेट के दूध पीता है, सेरेलक वगैरह पीता है, तो पहले उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलता है। लेकिन वही जब पीते पीते 2-4 साल में जब उसका दूध परिवर्तित किया था, तो कहता है यार ये दूध परिवर्तन है, क्योंकि पहले मैं कोई और दूध पीता था। इसका मतलब हो गया कि वो प्रत्यक्षीकरण से बता रहा है वो। और आगे देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज वगैरह की काउंटिंग है, ये सब जरूर कर लेना मेरे भाई। एक और प्रश्न है कि संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। यानी कि संचार अगर जब हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, और उस दौरान जो है कि कोई बैरियर्स हो रहा है, तो उसे शोर कहा जाता है। यहाँ पे शोर का मतलब साउंड ही नहीं होता है, केवल चिल्लाना ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जैसे जब आप फोन से बात कर रहे होते हो और सामने वाला कहता है भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क का इशू हो रहा है, ठीक है। आप एक ऐसे रिमोट एरिया में हो जहाँ पे टावर की दिक्कत है, नेटवर्क कनेक्शन की दिक्कत है, ठीक है, ये सारी चीजें। और जब भी मान लो ऐसी भी कई बार होता है कि हम कोई बात कह रहे होते हैं और सामने वाला किसी दूसरी भाषा का जानकार है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ और विदेशी व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी को बैरियर कहा जाता है इंग्लिश में, और इसी को शोर भी हिंदी में कह दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर पृष्ठभूमि संकेत, विकृति या व्याकुलता, यानी आपका जो बैकग्राउंड है वो किस पृष्ठभूमि का है, या फिर आपकी जो व्याकुलता है, बेचैनी है, विकृति है, नॉलेज की कमी है, तो ये सब बैरियर के रूप में जाना जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा और नेगेटिव रूप में प्रभावित होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की विशेषता नहीं है, यानी समूह निर्णय की विशेषता नहीं है। सभी सदस्यों के बीच सहमति होना, ठीक है, सदस्यों के बीच अगर सहमति हो जाती है तो बेहतर हो जाता है। समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, मतलब अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरपर्सनल स्किल जो है कि जिसे हम कहते हैं, या आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी, बिल्कुल, अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो उसकी जिम्मेदारी समस्त मंत्रिपरिषद की होगी, इसीलिए लोकसभा के प्रति क्या होती है, समस्त मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। और एक मस्तिष्क से दो बेहतर है,
ये तो कोई मतलब नहीं हुआ यार कि समूह निर्णय में कि भाई एक मस्तिष्क मतलब मैं अकेला डिसीजन लूं, उससे बेहतर दो लोग मिलकर ले ले, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये इसकी विशेषता नहीं है। अगर इस आधार पे तुम इसको सही कह रहे हो तो ये गलत है। कोई जरूरी थोड़े है एक मस्तिष्क पागल था, दो मस्तिष्क मिल गए, वो भी दोनों पागल हो गए, तो क्या डिसीजन सही निकलेगा? नहीं, ये आधार ही नहीं हो सकता है आंसर का। देखो इसी तरीके से ना इन छोटे छोटे पैटर्न को यूज करके आप आराम से जो है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे एक और रीजनिंग का सवाल है तो रीजनिंग का ही, लेकिन मैं करा देता हूं। क्या हो जाता है यार इसमें बीच बीच में, कभी कभी ये क्लास बीच में रुक जाती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्वदा दे रहा है, फिर उसका सामान्यतः, फिर उसका कदाचित, फिर आपका कभी कभी और कभी नहीं। हाँ मतलब इस तरीके से एक स्टेटमेंट है कि कोई चीज सभी हो, सर्वदा होती, सामान्यतः, कदाचित, ये वाली चीज। तो ये एक रीजनिंग का पैटर्न था। अगला प्रश्न है कि निर्णय लेने प्रक्रिया के रूप में होता है। निर्णय लेना किस प्रक्रिया के रूप में होता है? आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो वो क्या प्रक्रिया कहलाती है? समस्या की, मनोदशा की, समाधान की, संप्रेषण। तो भैया हम समस्या का ही निर्णय लेते हैं ना, समस्या के समाधान के लिए हम निर्णय लेते हैं कि मुझे इस समस्या का समाधान इस तरीके से करना है, ये मैंने डिसीजन ले लिया। तो ये आपका ए ऑप्शन इज क्लियर है। यानी निर्णय लेना एक अत्यंत जवाबदारी का कार्य होता है या प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि निर्णय लेना समस्या से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति दो परिस्थितियों में से एक को चुनता है। प्रभावी निर्णय लेने से समस्या को हल करने में मदद मिलती है। तो समस्या के समाधान के लिए तो वो करता है ना निर्णय। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आपका रीजनिंग से संबंधित है, ये भी 91 भी रीजनिंग से संबंधित है। हाँ ये देख लेते हैं कि प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अब देखो प्रारंभिक सूचना, जो आपको स्टार्टिंग में जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप अगर उसी पर निर्भर रह गए तो क्या ये संपुष्टि पूर्वाग्रह होगा या एंकरिंग पूर्वाग्रह होगा? हालांकि इसका बी ऑप्शन ही होगा, लेकिन मैं और भी आगे ऑप्शन पढ़ लेता हूं, क्या पता कोई और भाषा में दिया हो। नहीं, और भाषा में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह या उपलब्धता पूर्वाग्रह। तो भैया जो प्रारंभिक सूचना होती है, इस पर स्थिर रहने की जो प्रवृत्ति होती है, एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाती है। और एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जो हम किसी विषय के बारे में दी गई जानकारी के पहले भाग पर बहुत अधिक भरोसा करने का कारण बनता है। अब जैसे मान लो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है, आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान होता है वो आप उसी पर निर्भर रह जाते हो, तो यही होता है एंकरिंग पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह तो है, और पूर्वाग्रह कभी भी सही नहीं होता, नकारात्मक ही होता है, लेकिन कैसा है, एंकरिंग है, क्योंकि आप पहले इंफॉर्मेशन पे टिकाऊ हो गए। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है। किसका? अंतरवैयक्तिक पारस्परिक क्रिया। अब अंतरवैयक्तिक का मतलब जहां पे दो या दो से अधिक लोग आपस में कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका कौशल नहीं है। शिष्टाचार, बिल्कुल। अगर आप मुझसे मिलते हो, अगर आप मुझसे सीनियर हो तो मैं कहूंगा जी सर बताएं, या मैं आपसे सीनियर हूं तो आप तमीज से बात करेंगे, या मैं कहीं ऑफिस में जाता हूं किसी अधिकारी से बात कर रहा हूं तो वहां पर जो है कि हम शिष्टाचार की बात करेंगे। तदनुभूति, यानी उनकी बातों को अपना समझ के बात करेंगे। सकारात्मक सोच। लेकिन प्रशासनिक शक्ति का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो ये गलत है। यहां पर कोई आईएएस ऑफिसर बैठा और उसके पास एक गरीब व्यक्ति जाता है, बूढ़ा व्यक्ति जाता है अपनी समस्या का समाधान लेके, और वो अपने आईएएस वाले भाव को डाउन नहीं कर रहा है, नहीं अपने टशन को मेंटेन कर रहा है, तो ये एक बेहतर कौशल नहीं है। आपको बनाया गया जन कल्याण के लिए, आप उस पोस्ट पे पहुंचे तो उस पोस्ट का सम्मान करिए, अपने आप को पावरफुल मत समझिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बिल्कुल आसान तरीके से यार, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप आंसर को निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। बस यही पैटर्न आप यूज कर लो मेरे भाई, आराम से निकल जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? एक ऐसी अपील जिसमें भावना से की जा रही, भावनात्मक रूप से। समूह संचार, समूह संचार में कभी भावनात्मक अपील हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे मत एक जैसे हो जाए ये जरूरी नहीं है। अंतरवैयक्तिक संचार, मैं आपसे पर्सनली अपील कर सकता हूँ, इमोशनल अपील कर सकता हूँ कि यार ऐसी ऐसी बात है, और हमारे चैनल को मदद करिए कि ताकि शेयर अधिक से अधिक करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये चैनल और बड़ा हो सके। या फिर आप मुझसे पर्सनली जो है कि कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भावनात्मक अपील होगी। तो किसमें होगी? अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक में तो होती नहीं है, शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने से क्या भावनात्मक अपील करोगे? ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल से बता दिया। और जो अब हमारा अगला जो पेपर आएगा,
ये हमारा 2021 का पेपर रहेगा, जिसे हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास डेली आती थी, बस थोड़ा सा बीच में तबियत खराब होने की वजह से मैं नहीं करा पाया। 2 ही पेपर कराया, 24 और 23, 22 भी मैंने करा दिया। अगले क्लास आपको कल 21 वाली जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है आपके लिए। शॉर्ट नोट्स की क्लासेस पड़ी हुई, आई दृष्टि, करंट अफेयर्स है, जीएस है, सीसैट है, सबको अच्छे से तैयार करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।